मुझे भी नागरिकता तेरे दिल की, हमने भी कई दिन इसमें बिताए हैं। आसरा देना क्या गुनाह है बेघरों को, एक दरख्त भी महफूज रखता है परिंदों को। लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे। सीएए पर शाह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सीएए काउंटडाउन। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य के विजय की बात। सत्य वो जो पराजित नहीं होता, जो हारता नहीं, जो कमजोर नहीं पड़ता, जो डरता नहीं है। बस इस खास कार्यक्रम के लिए मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज सत्य के विजय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम जब आपको खास मेहमानों से रूबरू कराएं, आपको ले चलते हैं पोल पर। जो आज हमारे पोल का सवाल है वो आपको बताते हैं कि आज हम जो पोल कर रहे हैं उसका सवाल क्या है। आज के पोल का सवाल है कि क्या आप नागरिकता संशोधन कानून को चाहते हैं, के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ है। क्या आप नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में हैं, इस पर आप हमें राय दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है न्यूज इंडिया 24/7। इसका नतीजा, इसका रिजल्ट हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, टीएमसी नेता कोलकाता से संजय सरकार हमारे साथ हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, और सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ होंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे। सीएए पर शाह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सीएए काउंटडाउन। गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने देश में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात क्या कही कि उनके इस बयान से राजनीति गर्मा गई है। साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने की बात कही थी तो पूरे देश में इसे लेकर एक तीखी बहस छिड़ गई। इस पर काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर दिखी, लेकिन अब एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे में इसे लागू करने का बिगुल फूंक दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने साल 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। सीएए की लिस्ट में इन 6 समुदायों में से मुस्लिम वर्ग को शामिल न किए जाने पर कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए साल 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के सभी प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल यहाँ रहना जरूरी था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की समय सीमा को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। कौन है अवैध प्रवासी? नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत तो आए, लेकिन वीजा में लिखी यात्रा की अंतिम तारीख से ज्यादा समय तक यहाँ रुक जाएं। अवैध प्रवासियों के लिए क्या है प्रावधान? अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1930 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2019 में 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को छूट दे दी है। विधेयक का क्या हुआ?
इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 8 जनवरी 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया, लेकिन उस समय राज्यसभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में सरकार की फिर से नए सिरे से पेश करने की तैयारी है। अब फिर से संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ही यह कानून बन पाएगा। कानून को लेकर विवाद क्या है? विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध यह है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सीए कानून को लेकर फिर से राजनीति गर्मा गई है। जब होम मिनिस्टर अमित शाह वेस्ट बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि कोरोना की वजह से ये मामला टल रहा था और अब कोरोना के खत्म होने के तुरंत बाद सरकार सीए को लागू करेगी। हमारे साथ इस मेहमान खास चर्चा में जुड़े हुए हैं संजय सरकार साहब, नेता हैं टीएमसी के, जो कोलकाता से हमारे से जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ स्टूडियो में है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सैयद जवाद साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट। और भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद हमेशा हिंदुओं की चर्चा करती रहती है, चिंता करती रहती है, और ख़ासतौर से जब ये मामला आया रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का, तो ये बात बड़ी ज़ोर शोर से उठाई गई कि उनका कोई और सहारा नहीं है, कोई और देश नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को कानून पास करने के बाद भी 2 साल से ऊपर हो गए, लागू नहीं हुआ अभी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और इस बात का मैं अभी क्योंकि हम बराबर सरकार से कह रहे हैं कि इस कानून को तुरंत लागू करना चाहिए। हालांकि ये है कि इसकी वजह से किसी की नागरिकता नहीं छिन रही। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग आ गए हैं उनको नागरिकता दिलवा भी रहे हैं, क्योंकि पुराने कानून के अंतर्गत भी नागरिकता का प्रावधान तो सब बरकरार है, उसमें कोई बहुत ज्यादा संशोधन नहीं है। और ये जहाँ तक इसको दुष्प्रचारित किया गया उसके कारण इनको बहुत नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुसलमानों को इससे एक्सक्लूड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो या यहाँ के मुसलमानों को नागरिकता छिन जाएगी, ये सब चीजें जो दुष्प्रचार की राजनीति है, वो दुष्प्रचार की राजनीति का भंडाफोड़ हो चुका है। अब ये है कि जो पीड़ित हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जो पीड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और इस कानून के अंतर्गत सिर्फ इतना सही बात थी कि 2019 तक जो लोग आ गए हैं उनको जो नागरिकता है वो एक तरह से ऑटोमेटिक मिल जाएगी फॉर्म फिलअप करने के बाद में। 2014 तक की 31 दिसंबर 2014 की बात की। तो उसमें क्या है कि जो लोग बेसिकली क्या है कि उस कानून के माध्यम से नागरिकता थोड़ा ईज जरूर हुई है, लेकिन कारण क्या है कि अभी तक भी जो है ना, जो एग्जिस्टिंग कानून है वो भी अभी कोई ऐसा नहीं है कि उसको प्रतिबंधित करता है किसी को नागरिकता के लिए। तो हमने काफी बड़ी संख्या में उनको नागरिकता दिलवाई भी है, लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से भी और वैसे भी हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि शीघ्र इस कानून को नोटिफाई करे। जो कानून बन गया और उस पर इतना हो हल्ला मच गया तो अब उसको डिले करके और उसको होल्ड करके रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। जी माधवी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी राज्यों में भी लगातार, जैसे विनोद जी ने भी कहा कि इसकी मांग लगातार होती रही थी। सरकार ने बना भी दिया, इतना हंगामा हो गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, प्रेसिडेंट का असेंट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद 2 साल में 5 बार एक्सटेंशन मांगा सरकार ने। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, मैनुअल है, उसमें इसके रूल्स फ्रेम करने के लिए। इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सीरियस नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कानून की जो है पूरी बात मालूम नहीं है, और कानून के लिए जैसे ही ये पास हुआ 2019 में, वैसे ही इसका विरोध शुरू हो गया। दरअसल कोई एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियों को, जो विपक्षी दल है, उनको चाहिए। उन्होंने, कई लोगों ने तो ये समझा नहीं कि सीए और एनआरसी में अंतर क्या है, और सीए का वहां विरोध भी होने लगा जहां पर जिन राज्यों में उसकी जरूरत नहीं है, और जहां तो आपके फायदे की बात हुई ना, आपने कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपका फायदा इसी में है कि ये कानून समझे नहीं, क्योंकि इस कानून में तो कुछ है ही नहीं दरअसल।
नहीं, देखिए बहुत साधारण सी बात है। हमारे देश के बहुत सारे नागरिक बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए सोचने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये बहुत बड़ी पहल थी। और इसमें मुझे नहीं समझ में आता है कि जो विपक्षी लोग हैं उनको इसमें विरोध करने की आवश्यकता ही क्या है। क्या जो 6 समुदाय हैं उनके मुझे तो आप ये समझाइए कि 2 साल में आपने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया? इस कानून में कुछ नहीं है, मान लिया मैंने, मैं भी यही मान रहा हूं। आप ये बता दें सबको कि इस कानून में कुछ नहीं है, फिर सरकार को वेस्ट बंगाल में जाकर बोलने की इतनी जोर से जरूरत क्या है? जो कानून पास हो गया उसमें क्या है? कहा ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे ही कानून की घोषणा की गई वैसे ही इतना पुरजोर तरीके से इसका विरोध होना शुरू किया। मतलब लोगों ने इस चीज को समझा नहीं कि पहले इस पे लागू होने के पहले ही उन्होंने इतना विरोध करना शुरू किया और धमकियां देनी शुरू कर दी। तो अब ये स्थिति बन गई है सरकार के सामने में कि आगे के लिए तो सरकार डर गई लेने वाले कहीं वैसी किसानों वाले किसान बिल वाली जैसी स्थिति ना बन जाए। माधुरी तो जी, क्या मैं ये समझूं कि सरकार डर रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डर रही। अगर डरना होता तो ये विधेयक पास ही नहीं होता। और इतने बड़े बड़े कदम जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के समय में उठाए हैं, जो कि आज देश के लिए बहुत ही जरूरी कदम है। वो सारे कदमों को उठाने के लिए जो हिम्मत रखने वाली पार्टी है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और ऐसे में डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, अराजकता फैल जाए इसके लिए जरूर सरकार डरती है कि अराजकता ये विपक्षी दल ना सरकार लोगों को भ्रमित ना करे। आपने देखा किस तरीके से लोगों ने विरोध करना शुरू किया, महीनों धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। तो ये जरूरी है कि लोगों में ये इस चीज के लिए जानकारी हो कि सीए कहाँ है और एनआरसी कहाँ है। जी, संजय सरकार, दोनों अंतर है, संजय सरकार साहब, माधवी जी ने भी समझाया, विनोद बंसल जी ने भी समझाया कि इस कानून को लेकर कोई ऐसी न तो बात है न परेशानी है, फिर क्यों आप नाराज रहते हैं? पहले तो आप विश्व हिंदू परिषद को बोलने के लिए मौका दिए हैं जी, लेकिन उनको जो नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब कलकत्ता में आशुतोष कॉलेज में वाइस चांसलर थे अंग्रेज, उसको सैल्यूट नहीं किया, उसको फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया था। उसको चलते 2 स्टूडेंट को बुरे तरफ से पीटा गया था और 2 स्टूडेंट का नाम था धरित्र गंगोपाध्याय और उमापतो मुखर्जी, उमापतो मजूमदार, दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था। वो जो अंग्रेजों का दलाल था वो अगर एनआरसी सीए के बाद में बात करेंगे तो सुनने अच्छा नहीं लगता है। रह गया अभी माधुरी जी को बात में, माधुरी जी को सरकार में महत्व संपदा आए थे, एक आदमी शांतिनु ठाकुर मंत्री है। अगर हिंदुस्तान को सिटीजन नहीं है तो चुनाव लड़ रहे कैसे हैं, सांसद है कैसे और मंत्री है कैसे, केंद्रीय मंत्री है कैसे, राष्ट्र मंत्री है, जहाज मंत्री है, और उनको भाई सुब्रत ठाकुर एमएलए है। सर ये समझाइए ना मुझे कि आपको सीए से क्या परेशानी है, ये समझाइए मुझे। नेता है, ये भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं। जो देश का सिटीजन है, जो देश के चुनाव में मतलब पार्टिसिपेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं दूसरे का सिटीजनशिप देने के लिए कहाँ बात हो रहा है? क्या मथुआ संप्रदाय का आके बोल रहे हैं हम आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं, हम आपको देंगे। ये जो माइग्रेंट बाढ़ होता है ना 1 साल के बाद में दिखाई देता है। बंगाल में कहा होता है ना 8 घाट ना 360। 8 मतलब जो आपको बताता है गुरुवार तो गुरुवार 8 दिन उस दिन दिखाई दे देता है, जो इनको देहांत कर देता है घाट में उस दिन दिखाई दे देता है, और जब दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा तो उस दिन भी दिखाई नहीं देता। अचानक कहां से आपका माइग्रेंट बाढ़ आके पड़ जाता है, यहाँ पर आके आबहावा फैलाता है, बंगाल में आता है खून खमारी चालू हो जाता है। अपने पार्टी को कार्यकर्ता को खुद हत्या कराता है, हत्या करा कर वहां पर सर आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि सीए को लेकर आपकी नाराजगी क्या है? लीडर जो है यहाँ बैठे हुए हैं, ये भ्रमित करने की बात कह रहे हैं। मथुरा समाज को कहाँ से लेकर आ गए आप यहाँ पर बीच में? यहाँ आप देश का नागरिक नहीं है जी, हमारे देश के बाहर नागरिक है कि नहीं, पहले बोलिए जी, नागरिकता मिलनी चाहिए। सैयद जवाद साहब, सैयद जवाद साहब जी, मुझे ये समझाइए, मेरे को कानून नहीं समझ में आ रहा है कि इस कानून से परेशानी क्या है? परेशानी इसका मैं देखिए जवाद साहब संजय जी, सैयद जवाद साहब को सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम में 13 लाख हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप के अंदर रख दिया है। वो लोग तो बंगाली हिंदू है, वो तो मुसलमान नहीं है, उसको क्यों रखा है? मेरा सवाल है वहाँ पर। तो मुसलमान को रखे तो आपको दिक्कत नहीं है? इनका दर्द केवल एक सैयद जवाद समुदाय के लिए ही है। मुझे यही दुख होता है कि त्रिवेदी साहब थोड़ा सा खामोश करें। हाँ, संजय जी आप सैयद जी जवाद साहब को बोल लेंगे, ठीक है? जवाद साहब को जी। देखिए त्रिवेदी साहब, मैं अपनी बात की शुरुआत आज फिर एक शेर से कर देता हूं तो लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि इशारा किस तरफ था जी। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो फिर क्या करता। देखिए भारतीय जनता पार्टी और इनकी समस्या ये है
ये झूठ बोलने में और बातों को उछालने में कोई कमी नहीं। और जैसे ही इनसे सवालात करेंगे तो जहां ये फंसेंगे कहेंगे साहब ये जुमला था जी, अब ये जुमला बोल करके निकल जाते हैं। देखिए क्या है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर घर में इतना रोजगार दे दिया है, पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता दे दिया है, और जो आपकी महंगाई दर थी वो इतनी कम हो गई कि हर घर में जो है वो सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, तो गरीबी हिंदुस्तान से खत्म हो गई। अब यही मूल मुद्दों की बातें रह गई जी। रही बात सीए एनआरसी की साहब, आप इस तरीके देखिए जो एनडीए के अलायंस हैं, ठीक है, जो इनकी संघीयोगी पार्टी है, उनको ये समझा नहीं पा रहे और आम नागरिकों तो कह रहे हैं कि समझो हम तुम्हारे लिए लेकर के आए। जिस तरीके से ये किसान विरोधी बिल लेकर के आए तो किसानों की समझ में नहीं आया, फिर वापस करना पड़ा। उसी तरीके से सीए एनआरसी के ऊपर, सीए के ऊपर खास तौर से पूरे विश्व के ऊपर चर्चा हुई और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जब्बार साहब आप मुझे समझाइए ना कि क्या दिक्कत क्या है। बीजेपी नहीं समझा पाई, मैंने माधवी जी से भी रिक्वेस्ट किया, आप मुझे समझा दीजिए कि क्या विरोध है। देखिए हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर आप कानून नहीं बना सकते, ठीक है, ये अपने देश के संविधान के खिलाफ है जाकर के कि आप अपने देश, हमारा एक सेकुलर मुल्क है, आप उसके अंदर रिलीजियस के ऊपर जो है आप कानून लेकर के आ रहे, विरोध उस चीज का है, हमारे संवैधानिक मूल्य हक है जिसके विरुद्ध जाकर के आप कानून नहीं बना सकते, उसका विरोध है ये विरोध इस चीज का नहीं है। जिस तरीके से हमारे जो संवैधानिक हक दिए हुए हैं, नागरिकों के हक दिए हैं, आप दिन ब दिन उसको कुचलते चले जा रहे हैं, अदालतों की बात ना सुनकर के अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं, उस चीज का विरोध हो रहा है साहब। आप विपक्ष को साथ लीजिए, आप तमाम लोगों की अपनी पार्टी को लाकर करिए, डिस्कशन करिए बड़े पैमाने पर कि भाई इसमें क्या चीजें सही हो सकती है, और देश के अगेंस्ट में जो ये बातें करते हैं वो कोई भी नहीं है मेरे भाई, इस चीज को समझना पड़ेगा देश। बिल्कुल ठीक बात है। मैं मुमताज आलम साहब के पास आऊं, लेकिन पहले भानु प्रताप जी से मैं समझना चाहता हूं, वो एडवोकेट हैं, इस कानून को बहुत बारीकी से समझते हैं। विनोद जी आपके पास आता हूं, पहले एक बार भानु प्रताप जी से मैं समझना चाहता हूं, क्या है सर मसला? बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। विजय जी मसला बहुत सीधा सा है कि सरकार संविधान के अनुसार काम करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी। इसमें है क्या कि जो कानून बनाया गया, अगर आपको याद आता हो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो इस कानून को लाते समय जब बयान था, तो उनका कहना यह था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, बौद्धों, जैन, पारसी और ईसाइयों के खिलाफ जो धार्मिक अत्याचार हुए हैं, धर्म के नाम पर जो उनका शोषण हुआ है जी, हम उन्हें नागरिकता देना चाहते हैं जी। लेकिन अगर आप इसको कानून को पढ़ेंगे तो शुरू में ही लिखा हुआ है, ये जो बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कही, इसका कहीं कोई लेना देना नहीं जी। उस कानून में जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन में सिर्फ इतना ही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में रह रहे हैं, 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में रह रहे हैं और उन्हें रहते हुए 5 साल हो गए हैं, उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं समझा जाएगा, यानी अवैध अप्रवासी नहीं समझा जाएगा और फिर उसमें पासपोर्ट एक्ट और बाकी सारी उस चीजों के अंतर्गत जो है, जो उन पर रेस्ट्रिक्शंस थी वो इस पर लागू नहीं होंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है यहां पर कि जो हमारा संविधान है, वो संविधान हमारा धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अगर आप देखें विजय जी, तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो पंथ निरपेक्ष है ना, ये है मतलब धर्म निरपेक्ष, यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यह है इसका मतलब। लेकिन दो चीजें समझाइए, जो छोड़ रही है वो मुस्लिम समाज के लोगों को छोड़ रही है। ठीक है, एक चीज समझा दीजिए समाज के लोगों को, सिंह साहब एक चीज और समझा दीजिए, आपने बहुत अच्छे से बात समझाई है, यहाँ पर एक चीज समझा दीजिए मुझे
जी नहीं, आपने बहुत ठीक से समझाया। एक चीज और जोड़ दीजिए आप मुझे कि क्या ये कानून पहले से नहीं था, जो थोड़ा बदलाव किया गया वो, और दूसरी बात जो हम अक्सर करते हैं कि ये सरकार बिना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को नहीं, पहले से नहीं था मैं इसको समझ, एक दोनों चीजें आप ही से पूछ रहा हूं मैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को नॉर्मली फॉलो नहीं करती, लेकिन इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ले जाया गया, उसने डिबेट किया, उसके बाद ये पास हुआ है या नहीं हुआ है, और उसका मतलब सभी दलों के जो भी मेंबर्स उसमें रहे होंगे उन्होंने चाहे जिस तरह से पास हुआ जी नहीं, अगर उन्होंने इसमें जो है सहमति अपनी जाहिर की है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में गया, स्टैंडिंग कमेटी के पास में जी, तो भी इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अभी जैसा आप बता रहे थे शुरू में, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है वो साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति, वो किसी नागरिक की बात नहीं करता, वो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का बर्ताव नहीं करेगा। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं व्यक्ति जी, और फिर इसको साथ में जोड़ेंगे प्रस्तावना के, और प्रस्तावना विजय जी एक मिनट, विजय जी एक मिनट, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का मूल ढांचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में, जिसमें मिनर्वा मिल्स है, केशवानंद भारती है, इंदिरा नेहरू गांधी है, और एडीएम जबलपुर वाला केस है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान की प्रस्तावना और इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं समझ गया उस बात को। आप लेके बंसल साहब कुछ एक छोटा सा कमेंट आप इस पर करना चाहते हैं कि धर्म के विरोध में, धर्म के आधार पर भेदभाव ठीक लगता है आपको? देखिए, दो बातें, एक तो जब्बार साहब ने जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दिया और बोल बोल करके गए। मुझे आपको बता दें, वकील साहब भी बैठे, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से उसको विवेचना की है उस कानून की, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोविजन इस कानून का है जो कि भारत के मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करता है? नंबर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस कानून के अंतर्गत जो भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय, भाषा, प्रांत और मान्यताओं को मानने वाले हैं, क्या उनके किसी अधिकार पर कोई कुठाराघात होता है? बीच में इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। नंबर 2, आप ही जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। अभी एक मिनट। और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो जब ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है किसी तरह का, तो अब दूसरी बात जो संविधान की प्रस्तावना की बात है, जो प्रस्तावना जो लिखी है जिसने, वो प्रस्तावना संविधान में प्रक्षेपण था, उसको इलीगल तरीके से, और इंदिरा गांधी ने उसको इंटरप्रेट किया था कि नहीं किया था? क्या जब ये प्रस्तावना में ये शब्द सांप्रदायिक का वर्ड जो ऐड किया गया था, धर्मनिरपेक्ष वर्ड ऐड किया गया था, क्या उस समय पार्लियामेंट में फुल प्लस मेजोरिटी थी? क्या लोगों ने उसको पास किया था? क्या नहीं? बेसिकली क्या था कि ये संविधान में प्रक्षेपण हुआ, तब ये सबके मुंह में दही जम गया था, कोई भी पार्टी उस समय नहीं बोली। ठीक है, और देखिए कि जब हिंदुओं की, जब पीड़ितों की बात आती है, पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है, तो ये सारे के सारे वो पूरी गैंग खड़ी हो जाती है। ठीक है, नहीं वो बात धर्म की कर रहे थे, पीड़ितों के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे भानु प्रताप जी। बंसल साहब, भानु प्रताप जी जो है पीड़ितों की बात नहीं कर रहे थे। सर मैं आपके पास आता हूँ, जब्बार साहब आपके पास आता हूँ। मुमताज जी को मौका नहीं मिला, मुमताज जी के पास मेरे को जाना है क्योंकि ब्रेक का वक्त है। छोटा सा मुमताज जी, छोटा सा एक कमेंट चाहिए, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है, आप बताइए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं या जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, कि बार बार ये क्यों ऐलान किया जा रहा है कि हम सीए लागू करेंगे? आपकी हुकूमत है, आप मुल्क के गृह मंत्री हैं, आप लागू कर दीजिए। ये बार बार जा करके बंगाल में, कभी आसाम में, कभी कहीं, आप ऐलान क्यों कर रहे हैं? आपने तो कानून बना दिया, और कानून तो लागू करने के लिए बनाए ना, तो लागू कर दीजिए उसको। बार बार आप कह क्यों रहे हैं? नंबर 1 बात। नंबर 2 ये, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर? नहीं, लागू कीजिए। नहीं, मैं पहले पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज मैं जो बात कह रहा हूँ कि सीए के तहत कितने लोग आपने आइडेंटिफाई अब तक किए, ये बताइए, जिनको आप शहरियत देंगे, जिनको आप नागरिकता देंगे। क्या आपने कोई काउंटिंग की है? कोई आपने किया? जब तक एनआरसी नहीं होगी, देखिए प्रॉब्लम जो है वो सीए नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है मुल्क में कि जो बाहर लोग परेशान हैं वो आएंगे, उनको शहरियत न दी जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं। और सरकार को भी पता है, अमित शाह जी को भी पता है, सबको पता है कि जब तक एनआरसी नहीं होगी सीए का कोई महत्व नहीं, कोई एतराज नहीं करेगा। अभी तो सरकार ने एनआरसी के लिए कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, वही मैं सवाल करना चाहता हूं कि मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो लोग पैनल में बैठे हैं बीजेपी की तरफ से,
हुकूमत की तरफ से, वो मुझे ये बता दें चलिए इस पर जवाब कि कितने लोग हैं अब है। तक आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया कि जिनको आप शहरियत देना चाहते हैं, और कौन रोक रहा है उनको कि आप शहरियत न दीजिए? ये हमें जवाब दीजिए। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारा पैनल जो है बहुत विद्वत लोगों का पैनल है, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आज के हमारे पोल का सवाल एक बार फिर आपको बता देते हैं। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में हैं? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर @newsindia24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्विटर पर भी अपनी राय लिखकर भी दे सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। होम मिनिस्टर साहब वेस्ट बंगाल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर फिर से सरकार इसको लागू करने पर विचार कर रही है और कोरोना के बाद इसे लागू किया जाएगा। सीए के मुद्दे पर राजनेताओं का क्या कहना है, दूसरे राजनेताओं का, वो आपको पहले सुना दूं। तृणमूल कांग्रेस सीए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे। राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, दुर्भाग्यों की बात है, एक कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने की चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का तो हम तो ज्यादा चिंता है कोरोना से लोगों की रक्षा करने का। सीए का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इसी विवाद की आवाज में बॉलीवुड में भी सुनाई देती है इसकी आवाज। सीए को लेकर बॉलीवुड सितारों का कहना है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। I think peace is something really important, which is needed at all ends. We need to stop violence, चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो. I think basic safety and security for everybody, be it the students, be it police, be it anybody, it is very important. So I would say peace and harmony is the need of the hour. I think ये बहुत sensitive time है, and I feel like violence is something that I am completely against, and I feel like that's no solution for anything at all. The situation here, I think it's very unfortunate, and I really feel that there's a right way of doing it. एक सही तरीके से सब हो सकता है, होना चाहिए, peacefully होना चाहिए. Violence, I don't think is something anybody should ever resort to. So it's really unfortunate, and I really hope that things get better. दर्शकों के कुछ ट्वीट्स भी हमें मिल रहे हैं। एक ट्वीट में कहा गया है कि क्या आप नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में हैं? सीए लागू होने के बाद देश में दशकों से अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को कहां भेजा जाएगा? नूर आलम ने सवाल किया है कि सीए लागू होने के बाद देश में दशकों से अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को कहां भेजा जाएगा? जिया ने लिखा है, ट्वीट किया है कि अगर देश में सीए लागू हो जाता है तो पूर्वोत्तर की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। सीए लागू होने से उन पार्टियों के पेट में सबसे ज्यादा दर्द होगा जो धर्म और जाति की राजनीति करती है। ये मोहनलाल साहब ने ट्वीट किया है। चर्चा करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। हमारे जो पैनल है, विद्वानों का पैनल है। जवाद साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। जी देखिए, समस्या कहाँ पैदा होती है और जहां से समस्या स्टार्ट हुई थी वहां पर ले जाना चाहता हूँ। संसद के पटल पर अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कह रहे थे कि इस देश में सीए के बाद हम एनआरसी लेकर के आएंगे और इस देश में हो करके रहेंगे। जी ठीक है, संसद के पटल पर यह बात कही जा रही थी। जी उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब रामलीला मैदान पर कह रहे थे कि इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। जी लोग झूठ फैला रहे हैं कि इस देश में एनआरसी को लेकर बात ही नहीं हुई। तो समस्या वहां पर से खड़ी होती है जहां पर देश का गृह मंत्री एक अलग बात कहता है और देश का प्रधानमंत्री एक अलग बात कहता है। तो दोनों में से कौन सच और कौन झूठ बोल रहा था तो जनता को ही नहीं पता चल पाया। फिर आपको किस पर भरोसा है जवाद साहब? प्रधानमंत्री ने जब कहा कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हो रही तो आपको भरोसा है कि नहीं? अब भाई साहब, ये अल्फाज जो है मेरे फिर बड़े लोगों को तकलीफ देंगे अगर जो हम अल्फाज बोलेंगे। देश की जनता को भरोसा इस चीज पे था
कि देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा होगा और नहीं हुआ, और गृह मंत्री जब प्रधानमंत्री माननीय मंत्री जी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री के 10-15 लाख रुपए लोगों के खातों के अकाउंट में आ जाएंगे, और गृह मंत्री जी ये कह रहे थे कि वो एक जुमला था, और ये तमाम दीगर वादे करे गए थे महंगाई से रिलेटेड, सस्ते पेट्रोल से रिलेटेड, उसके बाद जो है बेरोजगारी से रिलेटेड, ये सारी बातें कही गई थी। फिर बाद में ये कह दिया जाता है तो आप ये चाहते हैं, एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि एनआरसी लागू हो जाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं हूं। पहली चीज आपको बता दूं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो अभी हमारे भानु प्रताप साहब ने बताया, वो एडवोकेट है, लॉयर, और आप भी त्रिवेदी साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका इतना सम्मान है देश के अंदर, सब लोग आपकी बात को जानते हैं और आपकी बात के ऊपर यकीन करते हैं। आपकी भी ये समझ में होगा कि धर्म के आधार पर इस देश में कानून नहीं बनाया जाए जी। और ये क्या है, ये धर्म के आधार पर देश चलाना चाहते हैं, आस्था की बुनियाद पे देश चलाना चाहते हैं। साहब, ये भारत देश को जमीन के टुकड़े के तौर पे देखते हैं, लेकिन जब भारत की खूबसूरती को देखेंगे तो बंसल साहब, भारत जो है 556 रियासतों को मिला करके बनाया गया हुआ। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है साहब। संजय सरकार साहब, ममता बनर्जी कह रही है कि देश टूटने की बात हो रही है, बंटने की बात हो रही है, कैसे देश बटेगा इससे, सीए से? एक कविता सुना जाता है, उसको बाद में हम आपको चित्रित करते हैं। जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत क्या जाने, जो धानों को कीमत दे ना पाए वो किसानों को कीमत क्या जाने, जो महिला को सम्मान नहीं दे पाए। तो 2002 में नरेंद्र मोदी जी असेंबली चुनाव लड़ रहे थे ना, उस समय पत्नी को नाम नहीं दिया, तो महिला को सम्मान नहीं देते हैं। जरूरत नहीं है, मुशायरा नहीं है, मुशायरा यहाँ पे शायरी सुना रहे हैं, ये सब शायरी पहले। देश कैसे बटेगा संजय जी, देश कैसे बटेगा? विनोद जी आपके पास आए, विनोद जी बंसल साहब आपके पास आते हैं। बंसल साहब शांति रखिए थोड़ा सा, संजय जी को बात बोलो। पहचान ना पाए, वतन को सही पहचान ना पाए, वो मेरे देश को शहीद का बलिदान। बंसल साहब थोड़ा सा शांति रखिए, 2 मिनट शांति रखिए। आप बोलिएगा बाद में, संजय जी की बात बोलिएगा जी। संजय जी के बाद आप बोलिएगा, संजय जी के बाद आप बोलिएगा। मेरे देश में जो महिला को सम्मान नहीं कर पाते हैं, जो महिला को सम्मान दे नहीं पाते हैं, वो बाद में। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बंसल साहब देखिए, आप ऐसे काम नहीं होता। बंसल साहब आप अपनी बात अपने वक्त पर कहिएगा। बंसल साहब आप बोल दीजिएगा, आपका नंबर आए जब। एक सवाल मुझे ऐसे नहीं चलता बंसल साहब, ऐसे नहीं चलता। हाँ मत करिए आप, छोड़िए आप, ऐसे नहीं चलता। मैं ऐसे अलाउ नहीं करता किसी को, मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा। बंसल साहब आप बोलिएगा, आपका जब आपका मौका है जब आप बोलिएगा, आप उनसे सवाल तो करने दीजिएगा। संजय जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये देश कैसे टूटेगा सीए से, इस बात को साफ कीजिए आप। नहीं, मैं एक चीज का जिक्र इस कारण में करता हूँ, ये देश में तो हर इंसान नागरिक है। अगर बॉर्डर क्रॉस करके कोई आते हैं यहाँ पर, उसको जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के होता है। अगर उसको मतलब जो घुसपैठी घुसता है उसको देखने के लिए होम मिनिस्टर, इसका मतलब बहुत बड़ा होम स्कैम होता है। कोई अपनी कैसे इलीगली स्टेट क्या करता है, स्टेट उसको 6 महीने। बंसल साहब ऐसे नहीं, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे आप बात नहीं कर सकते, ऐसे मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बंसल साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शांति रखिए 2 मिनट, 1 मिनट आप शांति रखिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बंगाली हिंदू जो है उसको ऊपर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। 13 लाख हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में रखा है। जो पेटपुर पोस्ट ऑफिस में उसको डिटेंशन कैंप में, वो देश का नागरिक है असम में, देश का नागरिक है असम, उसको रख दिया। तो उसको अगर डिटेंशन कैंप में रखते हैं तो अगर देश को पूरा नहीं जा रहा है, धर्म समाज मजहब के बारे में तोड़ा नहीं जा रहा है। हम हिंदू मुसलमान छोड़ के नहीं कर पाए, आज तक क्यों नहीं कर पाए हैं? भारतीय जनता पार्टी नौजवान का नौकरी देने का नाम नहीं है। बंसल साहब, संजय जी ठीक है, संजय जी शांति। मुझे बंसल साहब मुझे तो लगता है नॉन इशू को, बंसल साहब देखिए, नॉन इशू को इशू बनाने से कोई फायदा नहीं कर रखी है। इस तरह से आप बात मत कीजिए।
कि कांग्रेस पीछे चली जाए, कम्युनिस्ट पार्टी पीछे चली जाए। आप अलग से माफी मांगने का काम करिएगा, ये प्रोग्राम में बात करने की बात नहीं है। मुझे तो ये लगता है सबको अपनी बात कहने की बात है, यहीं पे देख लिया, इस तरह से मत कीजिए। बाकी हम लोग बैठे हैं जो एक बात करना चाहते हैं, पूरा इलेक्शन इसी पे हो गया। टीएमसी और बीजेपी कई बार तो मुझे लगता है कि ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज बंसल सिंह का, ठीक है? मुझे तो कई बार लगता है भानु प्रताप जी, जो बात हो रही है उस मुद्दे पर मैं जानना चाहता हूं। जैसे जवाद साहब ने भी जिक्र किया कि एनआरसी के बिना इसका कोई मायने नहीं है, सब लोगों ने कहा कि सीए को लेकर कोई विरोध नहीं है, तो फिर आज जब बात केवल सीए की हो रही है तो क्यों विरोध हो रहा है? जो आपने बात कही मैं समझ गया जी। त्रिवेदी साहब जरा देखिए, सीए का भी विरोध है। विजय जी बहुत सीधी सी बात है जी। देखिए, अगर कोई भी कार्य संवैधानिक तरीके से होगा, संविधान के अनुरूप होगा जी, संविधान की सीमाओं के अंदर होगा, तो किसी को भी कोई विरोध करने का हक नहीं है, ना ही कोई विरोध करेगा जी। यहाँ विरोध ये हो रहा है कि जो सरकार ये लेकर आई है उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को, मुस्लिम समाज को आपने एक साइड में कर दिया है। अगर इसमें मुस्लिम समाज को जोड़ लिया जाए तो मैं समझता हूं सारे ही जो भी डिबेट है या जो भी कोई विरोध है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि केवल आपका ये काम नहीं है जी। आपका जो मतलब सरकार जो काम कर रही है, सरकार का काम नहीं है, इसमें सरकार की इज्जत नहीं लगी है, पूरे देश का मान सम्मान दांव पर लगा है जी। देश हमारा जाना जाता है धर्मनिरपेक्षता के लिए। पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं कि हमारा जो देश है इसमें सभी धर्मों के लोग बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। ये सभी धर्मों का बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, इसको क्यों बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बस सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है। और ये संविधान के विरोध में है, तो आप संविधान के अनुसार काम कीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक है। माधवी जी, आपको आपत्ति है जो भानु जी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार काम कीजिए? देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ बार बार। पहली बात तो जो टीएमसी के नेता बोल रहे हैं, उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये अपने आप में बहुत गलत है। इनकी यही प्रॉब्लम है कि ये जो है ना गलत चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी बोलती तो बहुत है कि हम देश में एकता चाहते हैं, सबसे ज्यादा आप सही बात बता दीजिए, उनको छोड़िए चिंता। किसने धर्म को लेकर वहां पर सबसे पहले सियासत शुरू करी, ये सारा देश जानता है अच्छी तरीके से, और आप लोगों ने इस मुद्दों को कई बार टीवी पर दिखाया भी है। मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ कि इनको ये समस्या है कि मुस्लिमों का नाम नहीं है। अभी तक तो सीए आया या नहीं आया वो एक अलग मुद्दा है, पे डिस्कशन हो रहा है। इनको तो स्टैंडिंग कमेटी के साथ में डिस्कशन के बाद में क्या बात करती हैं मिलकर जब इस बिल को वापस पास किया तो क्या आपत्ति जता रहे? इनके कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो आपको दिक्कत है। माधवी जी की बातें कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरी बहन एक सवाल है आपसे, एक सवाल ले लीजिए मेरा जी, मेरा सवाल ले लीजिए। दूसरी बात जो इन्होंने मेरा सवाल ले लीजिए मेरी बहन, एक कंट्री बताइए, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए मेरी बहन, मेरी बहन सवाल ले लीजिए। माधवी जी सुन लीजिए, जवाद साहब का भी सवाल सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना है। कौन से देश में माधवी जी, जवाद साहब का एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। पक्ष में है प्रतिशत देश आजाद, आप इतने सारे नाम में है आपके यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री साहब। माधवी जी सवाल तो सुन लीजिए, इतना इम्पेशेंट क्यों होते हो आप लोग? जवाद साहब एक सवाल कर रहे हैं, आप ही को जवाब देना है। करके गए हैं क्या? मैं उनका जवाब नहीं दूं? वो तो अपनी बातें आराम से कह रहे हैं, कभी कविता सुना रहे हैं, कभी शेर सुना रहे हैं, तो भाई सुन लीजिए ना। एक सवाल आप जवाब देना चाहे तो दीजिएगा, नहीं देना है वो तो मत दीजिएगा। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, फिर बता दीजिए। मेरा सिंपल कि संसद के पटल के ऊपर जो गृह मंत्री जी बात कह रहे थे वो सही थी, या रामलीला मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे वो सही थी? उन दोनों में से बात किसकी सही थी, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब बोलिए आप। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि जो संसद में जो बोल रहे थे माननीय मुख्य गृह मंत्री जी, उन्होंने जो बात बोली उसके पहले आपको उनका विरोध है या एनआरसी नहीं लागू होने की आपकी खुशी है? ये आप बताइए ना, आपकी खुशी और गम की बातें तो बताइए। आप तो बोल रहे हैं कि हम सीए लागू ही नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप ये चाहते नहीं है कि जिन लोगों ने, जो हमारे देश के ही लोग हैं और दूसरे देशों में जो फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनको हम नागरिकता नहीं दें। आप पहले ये मुझे जवाब दीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे देश के भारतीय लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, और मुस्लिमों ने अत्याचार किए, मुस्लिम देशों ने अत्याचार किए, मुस्लिम देशों ने, मैं कह रही हूँ मुस्लिम देशों ने अत्याचार किए, तो क्या आप ये नहीं चाहते कि उन भारतीयों को लाया जाए? इतनी अच्छी खूबसूरती है कि बातों की जलेबी कैसे गोल 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 घुमाई जाएगी
और बातों का जवाब का, सवालों का जवाबों का नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई एक्सपर्टीज हासिल है, ठीक है, इसमें महारत हासिल है। मैंने मान लिया मेरी बहन। ठीक है बंसल साहब, खूबसूरती है। अब बंसल साहब को मौका दीजिए। बंसल साहब बहुत देर से इंतजार कर। बंसल साहब, किसने घुसाए हैं उनको? बंगाल में इतने सारे रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आ गए? कहाँ से यहाँ पे 40? ठीक है बंसल साहब, क्या कर रहे थे देश के गृहमंत्री साहब? माधवी जी, बंसल साहब को आप जवाब दे दीजिए। जो नारे लगा रहे थे अल्लाहू अकबर के, वो कहाँ से आए हैं? किसने लाके दिए? संजय जी आपका, संजय जी आपकी बात हो गई है। संजय जी आपकी बात हो गई है, प्लीज। संजय जी आपकी बात हो गई, अब बंसल जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा। जी बंसल साहब, अधिकार को उनको दे दिया जाए, आप ये चाहते हैं क्या? बंसल साहब, आप कुछ राय रखना चाहते हैं अपनी? मेरी राय कुछ सुनेगा तब ना भाई साहब, मैं तो अल्पसंख्यक हूँ इस डिबेट में जी। आप देखिए कि इस डिबेट के अंदर एकमात्र महिला है, उसको भी सुनने का अवसर नहीं दिया जा रहा, और एकमात्र ये हिंदू है जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, उसको भी बार बार दबा दिया जाता है। आप देखिए कि जिस आपकी डेफिनेशन अलग है, वो अलग बात है। मेरे भगवान को गाली दी जा रही है आपके डिबेट में, और भगवान को बेचने की बात की जा रही है, और विजय त्रिवेदी जैसा पत्रकार भी, वरिष्ठ पत्रकार भी उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को प्रोत्साहन दे रहा है। बंसल साहब, वो गाने का एक जिक्र कर रहे हैं, वो गाना 50 साल पहले लिखा गया, तब से आपने विरोध नहीं किया उस गाने का। विजय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब आपने कहा ना कि आप बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अब आप मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप 50 क्वेश्चन करिए, आप बोलिए जी। और दूसरी बात देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान को बेचने वाली बात जिस भी जिहादी ने करी, उसको माफी मांगनी चाहिए। मुझे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर के। ये गाना 50 साल पहले से चल रहा है बंसल साहब, इस पर अभी बहस मत कीजिए ना। कौन सा गाना? ये बात विजय जी बताओ कौन से? इसको आप छोड़ दीजिए अभी। आप इस पर, आप सीए पर इस पर बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं आपसे मौका आप ही को दे रहा हूं, केवल आप इस पर बात करें। आप जैसे विद्वान लोगों का फायदा ये होता है कि किसी इशू पर ठीक से बात हो सके, आपको हम इसलिए तकलीफ देते हैं। देखिए, अभी कोई शौक नहीं है कि फालतू के लोगों के बीच में बैठ करके बात करना, लेकिन जब मुद्दा आता है तो मुद्दा का जवाब देना पड़ता है जी। आप चाहे मजाक में सही, इसलिए अगर आस्था के ऊपर हमला करोगे तो मुझे आघात होगा, हो सकता है आपको ना हुआ हो, लेकिन जब इन्होंने भगवान को बेचने की बात कही है ना, गाना नहीं गाया इन्होंने, आपके चैनल का दुरुपयोग किया है इसने, और आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार को मुंह में दही जमा करके सुनने के लिए विवश किया है। मुझे लगता है कि टीएमसी का यही चाल चरित्र चेहरा आज आपकी डिबेट में एक्सपोज हो गया है। एक बात। ठीक है। दूसरी बात यह कि जहां तक सीए का सवाल है, सीए के बारे में मुझे बताइए, जो आपके माननीय विद्वान ये जो बैठे थे वकील साहब जी, वकील साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कानून बना था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बसे हुए पीड़ित जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक प्रताड़ना का जो शिकार हुए हैं, उनके लिए है कि नहीं कानून? और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार कौन है? दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अगर कोई जो आबादी जो 30% कभी थी तो 1% कैसे रह गई? अफगानिस्तान में 0 कैसे हो गई? वो कौन लोग हैं? क्या मुसलमान है? क्या? एक बार बंसल साहब को बोल लेने दीजिए जी, पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात को पूरी होने दीजिए, चाहे मुझे 10 सेकंड ही दीजिए, मुझे कोई बात नहीं, मैं 10 सेकंड पूरा करूंगा, आप बोल दीजिए, लेकिन बात को पूरी होने दीजिए जी। मैं कहता हूँ पीड़ित और पीड़ित पक्षकार कौन है वहां पर? धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक जो समुदाय है, वही सबसे ज्यादा प्रताड़ना का शिकार हुआ है। उनके बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उनके व्यवसाय के साथ क्या होता है, और उनके साथ क्या क्या व्यवचार होते हैं, ये कौन नहीं जानता? सभी भागने को मजबूर है वहां पर। और उन्हीं को अगर प्रश्रय देने की काम सरकार करती है, तो उसमें भारत में रहने वाले किसी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या मुसलमान को क्यों तकलीफ होगी भाई? क्या उनके किसी अधिकार पर कोई कुठाराघात हो रहा है क्या? ठीक है, आपकी बात समझ आ। जो भारत में बैठे हैं, क्या इनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात है क्या? तीसरी और अंतिम बात बता दूं, संविधान के अंदर भारत सरकार को कानून बनाने का और कानून का पालन कराने का उनको अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। इसलिए माननीय विद्वान आपके जो वकील साहब हैं, उनको ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। जव्वाद साहब कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, सौहार्द की बात ना बताएं। ठीक है, हिंदू समाज को पीड़ा हो रही है अभी। हो गई बात आपकी जी। जव्वाद साहब छोटी सी बात जी। देखिए क्या है, इन्होंने बात को बड़े खूबसूरती से फिर एक बार घुमा दिया। ये बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ बड़ी चीजें हुई हैं, उनकी तो उस कानून में लिखा हुआ है जी। तो भाई साहब श्रीलंका को क्यों भूल गया जी? क्यों श्रीलंका में नहीं हुआ? श्रीलंका के अंदर तमिल, देखिए ये समस्या बड़ी है। अब आप बोल रहे हैं बंसल साहब आप बोल लेने दीजिए। देखिए यही समस्या है, आधा ज्ञान लेकर के बैठते हैं और खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। आप बात कर रहे थे, सुनिए बंसल साहब,
जिस वक्त आपने अभी जो बात करी वो तथ्यों से बहुत दूर था। आप ऑब्जेक्शन एक बार में सुनिए, ऑब्जेक्शन बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। ऑब्जेक्शन ये है कि आप धर्म के आधार पर कानून लेकर के आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए। और अगर आपको इतनी सबकी समानता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं तो आप उसमें खाली मुस्लिम लफ्ज ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, मुमताज साहब आपका क्या ऑब्जेक्शन? बंसल साहब हो गई बात आपकी जी। मुमताज साहब, मुसलमानों को कैसे जी सबसे पहले आपने भी जब पूछा कि इसको ये देश कैसे बटेगा, देखिए इसका मैंने फिर वही कहा कि एनआरसी आप आसाम में देखें और आसाम में इस पर पॉलिटिक्स भी हुई इलेक्शन से पहले कि जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आसाम गए तो उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को नहीं घबराना चाहिए क्योंकि सीए जो है कानून आ गया है। इसका क्या मतलब था कि जब एनआरसी आसाम में हुई, मुकम्मल हुई, रिपोर्ट जब वहाँ सबमिट हुई तो जो उम्मीद थी बीजेपी वालों को वो उम्मीद के बरखिलाफ, क्योंकि वहाँ पे गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा थी जो एनआरसी में उसमें रजिस्टर में जो आया जी नाम नहीं आया जी। तो अब क्या हो, तो उसमें वो फंस गए। तो उसके बाद सीए का उन्होंने हवाला दिया तो बात फिर वही आ गई कि दरअसल बाहर के जो लोग पीड़ित हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये मसला नहीं है कि उनको शहरियत न दी जाए, किसको ऑब्जेक्शन होगा, मामला सिर्फ ये है। और आप पार्लियामेंट की एक तकरीर अमित शाह के ये जुमले भी सुन लीजिए जब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए ये कहा कि देख लीजिएगा कि कितने करोड़ यहाँ पे गैर भारतीय हैं, गैर हिंदुस्तानी, देख लीजिएगा मैं साबित करूंगा। तो वो साबित उसी वक्त होगा कि जब एनआरसी होगी। अगर एनआरसी आप नहीं कराते हैं तो सीए लागू कर दीजिए, आप सबको शहरियत दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है, दीजिए आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। मेरे पास वक्त कम है, नहीं तो हम इस बहस को आगे बढ़ाते। आप सभी लोगों का शुक्रिया, बंसल साहब आपका, संजय सरकार साहब आपका, मुमताज आलम साहब, भानु प्रताप जी और सैयद जवाद के साथ माधवी अग्रवाल जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या आप नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में हैं। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है और उसमें 67% लोगों ने कहा है कि हाँ वो उसके पक्ष में है। 67% लोग उसके पक्ष में हैं। 33% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है, यानी 33% लोग इसके पक्ष में नहीं है कि सीए कानून को लागू किया जाए। आपने नेताओं का व्यू सुना, हमारे पैनलिस्ट की राय सुनी और जनता की राय भी सुनी। अब छोटा सा मेरा भी, यानी विजय भी। अलग अलग रंग संग रहेंगे या तंग, ये हुक्मरान तय करेंगे। अब फूलों में खिलेंगे कौन से रंग, ये हुक्मरान तय करेंगे। सीए अंग्रेजी के इन 3 अक्षरों की कोई हमें हमारी भाषा समझा दे तो शायद इतना हंगामा ना हो, मगर यहाँ तो कोई ना ढंग से समझाने वाला है और ना कोई समझने वाला। कब्जा जमीन का है या कब्जे में आपका दिमाग, इस बात के लिए दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। माना कि मौसम में गर्मी बहुत है, लेकिन इसमें राजनीतिक लू से बचने के लिए आम आदमी को समझदारी के आम का पना पीकर ही निकलना चाहिए। आखिरी बात, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है।